हेलो डियर क्लास नाइन्थ। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के जितने भी स्टेट्स होते हैं जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन पर अगर हम प्रेशर या टेम्परेचर अप्लाई करें तो टेम्परेचर और प्रेशर का सॉलिड, लिक्विड और गैस या फिर स्टेट ऑफ मैटर पे क्या असर पड़ता है, आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो मैटर के स्टेट्स होते हैं यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या ये अपने स्टेट को चेंज करते हैं? यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, क्या इसमें चेंज हो सकते हैं कि नहीं? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक चीज़ जानना बहुत अहम है कि कोई भी मैटर का जो स्टेट होता है वो किस वजह से एग्जिस्ट करता है। जैसे कि सॉलिड है तो सॉलिड क्यों है, लिक्विड है तो लिक्विड क्यों है, गैस है तो गैस क्यों है। यानी कि जितने स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इनमें क्या ऐसी चीज़ है कि ये अपने एग्जिस्टेंस को बना के रखता है। जैसे कि सॉलिड, हमने पढ़ा था सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, गैस में पार्टिकल बहुत ही दूर होते हैं ना। तो इससे पता ये चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी मैटर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। तो इसी में एक पॉइंट लिखा है, द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कह रहा है कि मैटर के जितने भी स्टेट्स होते हैं ये डिपेंड करता है कि जो भी उसके पार्टिकल्स हैं मैटर के, मतलब जिस चीज़ से मैटर बना है, उन दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस बहुत पास पास है, हम कह देते हैं कि वो सॉलिड है। थोड़ा डिस्टेंस दूर दूर पे होते हैं, हम कह देते हैं कि वो लिक्विड है। और पार्टिकल बहुत ही दूर होते हैं यानी उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो हम कह देते हैं कि वो गैस है ना। तो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है ये डिसाइड करता है कोई भी चीज़ आपका सॉलिड है, लिक्विड है या गैस, यानी यही स्टेट ऑफ मैटर को आपको डिफाइन करता है। अगला पॉइंट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस वेदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कह रहा है कि अगर कोई आपका मैटर है वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है या गैस है, टेम्परेचर और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जैसे कि मान लीजिए आपका है वाटर ना, वाटर को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे और 1 atm का प्रेशर देंगे तो पता ये चलता है कि 0 डिग्री पर जो आपका वाटर है वो लिक्विड नहीं है, किस में बदल गया, आपका बदल गया वो सॉलिड में। तो टेम्परेचर चेंज होने से स्टेट चेंज हुआ। तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है किसी मैटर के स्टेट को डिफाइन करने के लिए। इसका दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर वाटर का टेम्परेचर हम कर दें 100 डिग्री सेल्सियस ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस और उस पर प्रेशर मान लीजिए 1 atm का प्रेशर लग रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे जो वाटर है आपका लिक्विड नहीं रहेगा, वो गैस में बदल जाएगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर किसी मैटर के स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर इन दोनों को चेंज कर दें तो मैटर का स्टेट भी बदल जाएगा। तो यानी कि मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर, ये दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें सॉलिड से लिक्विड को चेंज किया गया, लिक्विड से फिर गैसेस स्टेट में चेंज किया गया। सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है, जब हम उसको हीट देते हैं ना। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड में बदल जाता है। और कोई लिक्विड है उसको अगर गैसेज स्टेट में बदलना है तो क्या करेंगे, उसको फर्दर हीट करेंगे, तो लिक्विड को फर्दर हीट करने पे वो फिर से गैसेज स्टेट में बदल जाता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते जाएँ, यानी कि टेम्परेचर चेंज करने पर हम देख रहे हैं मैटर के स्टेट भी चेंज हो रहे हैं। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसी का हम रिवर्स लें, यानी कि अगर हम गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को लो करेंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे। यानी कि टेम्परेचर घटाने पे गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने बताया ना, टेम्परेचर जो होता है वो मैटर के स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो मैटर का स्टेट भी चेंज होगा। तो ये सब फैक्टर है जो स्टेट ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है। ऐसे ही हम लोग प्रेशर को चेंज करके किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। कैसे? बाई अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड। कह रहा है कि अगर कोई गैस है उस पर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो वो जो गैस होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है।
तो देखिए टेम्परेचर घटाने पर और प्रेशर बढ़ाने पर गैसियस स्टेट आपका लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, तो प्रेशर भी आपके स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला पॉइंट है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम LPG भी कहते हैं, सिलेंडर दैट वी गेट in our home for cooking or the oxygen supplied to hospital in cylinder is compressed gas। कह रहा है कि जो आपके घरों में सिलेंडर आता है ना LPG गैस जिससे खाना बनता है, और जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन गैस होता है जिससे मरीज़ लोग अपने सांस को लेते हैं ना, तो ये सब आपका जो गैस है इसको कंप्रेस करके प्रेशर अप्लाई करके एक सिलेंडर में आपको भेजा जाता है, और जो आपका LPG है वो गैस आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। लिक्विड फॉर्म का मतलब गैस को प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर लो करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों ही मैटर ऑफ स्टेट को चेंज कर देते हैं। तो हमने देखा प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी मैटर के स्टेट को डिफाइन करने के लिए। तो आइए प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि होता क्या है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर ना। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पर यूनिट ये एरिया के एक यूनिट एरिया पर कितना हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसी को प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ना। तो कितने एरिया पर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं वही आपका होता है प्रेशर। और जो प्रेशर का SI यूनिट होता है यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट होता है उसे हम लोग पैस्कल लेते हैं, उसको शॉर्टकट में हम लोग PA भी बोलते हैं ना। एक आपका टर्म है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कह रहा है कि जो आपके एटमॉस्फेयर में यानी कि आपके आसपास जो गैस होते हैं ना, वो गैस भी हमारे ऊपर प्रेशर लगाते हैं। तो जो गैस हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं उसे प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर यानी कि ATM इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। कह रहा है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में गैसेस है ना, वो हम पे जो प्रेशर लगाती हैं उसको हम लोग ATM में मेज़र करते हैं। नॉर्मली फोर्स हम लोग पैस्कल में मेज़र करते हैं, लेकिन जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी जो हम यूनिट रखते हैं उसको ATM में यूनिट रख के उसको हम मेज़र करते हैं। अगला पॉइंट है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1 एटमॉस्फेयर एंड इज़ टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कह रहा है कि अगर हम अपने ग्राउंड पे मतलब ज़मीन पे अगर हम खड़े हैं ना, तो ज़मीन पर कितना प्रेशर लग रहा है इसी प्रेशर को हम लोग नॉर्मल प्रेशर कहते हैं। और जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो आपका 1 ATM प्रेशर के बराबर होता है, यानी कि 1 ATM प्रेशर आपका नॉर्मल प्रेशर है ग्राउंड लेवल से ना। अब हम लोगों ने देखा कि प्रेशर की 2 यूनिट हो गई। पहला यूनिट है पैस्कल, दूसरा यूनिट है ATM ना। तो इन दोनों को अगर हम रिलेट करेंगे तो जो आपका 1 ATM होता है 1.01 × 10⁵ पैस्कल के बराबर होता है। यानी कि जो 1 ATM प्रेशर है आपके पैस्कल से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैस हम पर प्रेशर लगा रही है ना, उनकी जो वो प्रेशर है बहुत ज़्यादा होता है। ये थी प्रेशर के बारे में कुछ जानकारियाँ। आइए अब हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मटेरियल, बॉडी और अ सब्सटेंस। कह रहा है कि जो टेम्परेचर है वो किसी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस के मेज़रमेंट को कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ कितना ठंडा है या फिर कितना गर्म है, इसी के मेज़रमेंट को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि हम कह दें कि 2 डिग्री का मतलब क्या है? ठंड पड़ रही है। अगर हम कह दें कि 50 डिग्री या 60 डिग्री, इसका मतलब क्या है? वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है ना। तो टेम्परेचर आपका हॉटनेस और कोल्डनेस इन्हीं के मेज़रमेंट को कहते हैं। और टेम्परेचर की एक दूसरी भी आपकी डिफिनेशन है। क्या है? टेम्परेचर इज़ दी मेज़र ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम। किसी सिस्टम के पार्टिकल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? पूरे जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, उस पूरे मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसी को हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए गैस पर हम लोगों ने पानी रख दिया
अब हमने क्या किया, उसको हम गैस को ऑन कर दिए। यानी कि पानी को जब हम लोग हीट करेंगे तो देखेंगे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं ना। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल का मोशन है, इसी के मोशन को अगर हम मेज़र करेंगे तो वही हम कहते हैं कि वो टेम्परेचर है। यानी कि पार्टिकल्स का मोशन बहुत ज़्यादा है तो हम कह देंगे उसकी टेम्परेचर ज़्यादा है। पार्टिकल का मोशन बहुत कम है, कह देंगे उसका टेम्परेचर बहुत कम है ना। तो पार्टिकल्स के मोशन यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग जनरली टेम्परेचर से मेज़र करते हैं। तो टेम्परेचर को हम लोग 3 स्केल में मेज़र करते हैं। पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट एंड तीसरा केल्विन। यानी कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोग 3 यूनिट रख सकते हैं, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। तो इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि जो आपकी केल्विन होती है वो टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट होती है। यानी कि टेम्परेचर को हम लोग जनरली केमिस्ट्री के लैंग्वेज में या कहीं और भी हमेशा केल्विन में ही मेज़र करते हैं। आइए तब देखते हैं जो आपका केल्विन है और आपका फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस है ना, इनके बीच का क्या रिलेशन है। देखिए आपके सामने एक इमेज दिया गया है ना। इस इमेज में हम लोग 3 टाइप्स के थर्मामीटर लेते हैं। एक थर्मामीटर को हम लोग केल्विन में मेज़र करते हैं, दूसरे थर्मामीटर को हम लोग सेल्सियस में मेज़र कर रहे हैं और जो तीसरा थर्मामीटर है उसमें हम लोग फ़ारेनहाइट यूनिट मेज़रमेंट रख रहे हैं ना। तो देखिए जो सेल्सियस वाला आपका है उसमें एकदम ऊपर लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस क्या बता रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस बता रहा है ये आपका वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को। यानी कि वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू कर देता है। अगर इसी 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में मेज़र करें, यानी कि हम कहेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है ना, तो केल्विन वाले अगर हम थर्मामीटर में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो 373 केल्विन के बराबर होता है। यानी कि केल्विन, सेल्सियस और केल्विन में अगर हम रिलेशन बनाएं तो जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो 373 केल्विन के बराबर होता है। ऐसे ही अगर हम फ़ारेनहाइट का स्केल देखें तो जो फ़ारेनहाइट है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 212 फ़ारेनहाइट का। यानी कि अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस बोले या फिर 373 केल्विन बोले या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोले, ये तीनों ही वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को बताते हैं। ऐसे ही सेल्सियस में जो आपका लिखा है 37 डिग्री सेल्सियस ना, 37 डिग्री सेल्सियस है, ये आपके ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को बताता है। यानी हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसी को 37 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में मेज़र करेंगे तो देखेंगे तो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 310 केल्विन होता है। इसी को अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में मेज़र करेंगे तो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक ही चीज़ को हम लोग 3 स्केल में मेज़र कर रहे हैं। उसके नीचे आइए, सेल्सियस में लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस किसको बताता है? जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, यानी हमारे आसपास का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। 25 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है 298 केल्विन, और इसी को हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन और फ़ारेनहाइट में भी मेज़र कर सकते हैं। जो आपका लास्ट है सेल्सियस में वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस किसको बताता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी वाटर को जो हम फ्रीज़ करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ होता है। अगर इसी 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में बात करें तो वो होता है 273 केल्विन। आप 1.5 इग्नोर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। इसी को हम लोग अगर फ़ारेनहाइट में मेज़र करेंगे तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर आता है। तो हम लोगों ने देखा कि सेल्सियस को हम लोग केल्विन और फ़ारेनहाइट सब में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सेल्सियस को केल्विन और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, यानी कि इन जो डिग्री है इनको हम लोग किस तरह से मेज़र कर सकते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। आइए उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में। टेम्परेचर कन्वर्जन में हम लोग जनरली टेम्परेचर के यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, जब हमें सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यानी कि जितना डिग्री सेल्सियस दिया होगा उसमें अगर हम 273 ऐड कर देंगे तो वो आपका जो सेल्सियस होता है वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। अगर हमें केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे,
तो जितना भी केल्विन दिया होगा उसको अगर हम 273 से माइनस कर देंगे तो वो आपका जो यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कभी भी केल्विन को हम लोग सेल्सियस में बदलेंगे तो जो भी केल्विन की यूनिट होगी उसको हम लोग 273 से माइनस कर देंगे। ऐसे ही अगर हम लोगों को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा तो उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करेगा। क्या? तो जो सेल्सियस दिया होगा उसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 32 से प्लस कर देंगे। यहाँ पर आप फार्मूला भी देख सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को करते हैं और इससे हम लोग का फार्मूला प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन सेल्सियस। आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलना है। यानी कि हमें 25 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा सेल्सियस को केल्विन में जब हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, जो भी सेल्सियस दिया होगा उसमें सिंपली 273 हम लोग प्लस करेंगे। तो कितना डिग्री सेल्सियस दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस की जगह हम क्या रखेंगे 25। अगर हम लोग 25 में 273 इसको ऐड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो 25 प्लस 73 वो होता है 298 केल्विन ना, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस में 298 केल्विन होता है। अगला एग्जांपल है, क्वेश्चन है मतलब कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन सेल्सियस। कह रहा है कि आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस है, हमें ये बताइए कि जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है उसमें कितना केल्विन होता है। यानी सिंपली इसमें हम लोग सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, जो भी सेल्सियस दिया होगा उसमें 273 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस दिया है तो 100 में 273 ऐड करेंगे तो आएगा 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में 373 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू सेल्सियस स्केल। कह रहा है कि अब हमारे पास 300 केल्विन दिया है, इसको हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जब केल्विन दिया हो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं कि जितना भी केल्विन दिया होगा उसमें से 273 को माइनस करेंगे। तो कितना केल्विन है यहाँ पे 300 केल्विन, यानी कि 300 केल्विन को जब हम लोग माइनस करेंगे 273 से तो आएगा 27 डिग्री। तो जो 27 डिग्री है वो आपका सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 300 केल्विन में 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि जब मैटर के स्टेट्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं तो उनके प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया है सॉलिड से अगर कोई भी चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस का हम लोग फ्यूज़न बोलेंगे, और लिक्विड से कोई भी चीज़ अगर गैस में कन्वर्ट होगा उसे हम लोग वेपोराइजेशन कहेंगे। ऐसे ही अगर उल्टा जाएंगे, गैस से लिक्विड में अगर कोई भी चीज़ कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम लोग कंडेंसेशन कहेंगे। लिक्विड से कोई भी चीज़ सॉलिड में बदल रहा है तो उसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। कोई भी चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना तो उसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, और कोई भी चीज़ गैसेस स्टेट से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे डिपोजिशन। तो इसी चीज़ को अब हम लोग 1 बाय 1 डेफिनेशन से और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है फ्यूज़न के बारे में। फ्यूज़न क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूज़न। कह रहा है कि जब कोई चीज़ सॉलिड हो उसको हीट करें और वो लिक्विड में चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग फ्यूज़न बोलते हैं या फिर मेल्टिंग बोलते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि जब किसी सॉलिड को हम कम से कम कितना टेम्परेचर दें कि वो लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि 1 atm प्रेशर पे, उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है ये बताता है कि किसी भी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना ज़्यादा है, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रेंथ को बताता है। अगर किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि उनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है। यानी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना ज़्यादा है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली
किसी सब्सटेंस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के स्ट्रेंथ को भी बताता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो सॉलिड है, पहला चीज़ आइस है, दूसरा आपका कोई आयरन का लोहे का कोई मेटल है ना। तो देखेंगे अगर आपको आपके आइस को मेल्ट करना हो ना तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा। अगर यही लोहे को अगर हमें पिघलाना होगा, उसे मेल्ट करना होगा तो हमें 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। है तो दोनों सॉलिड ही, लेकिन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, जो लोहा है यानी कि आयरन उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। इससे पता ये चलता है जो आइस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, जो आइस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम है। अगला हमें पढ़ना है वेपोराइजेशन, जिसे हम लोग बॉइलिंग भी कहते हैं। क्या होता है? द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। कह रहा है कि जब कोई लिक्विड सब्सटेंस को हम हीट देंगे और वो कन्वर्ट हो जाए वेपर में यानी कि गैस के फॉर्म में, तो उसी को हम लोग वेपोराइजेशन या बॉइलिंग कहते हैं। तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉयल एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है कि वह टेम्परेचर जिसमें आपका लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यानी कि 1 atm पे, उसी का हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड आपका बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग जो होता है वो बल्क फिनोमेना होता है। बल्क फिनोमेना मतलब ये होता है कि जो आपका लिक्विड होता है ना उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स के फिनोमेना को बॉइलिंग पॉइंट बताता है। और जो आपका वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी वाटर को या जो कि लिक्विड है उसको अगर हमें गैस में कन्वर्ट कराना है तो उससे हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस हीट देंगे, तब जाके वो लिक्विड आपका गैस में बदलेगा। या फिर इसके केल्विन की बात करेंगे, उसको 373 केल्विन का टेम्परेचर देंगे, तब आपका वाटर वेपर यानी कि गैस में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कंडेंसेशन के बारे में। क्या होता है कंडेंसेशन? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और वेपर टू लिक्विड बाय कूलिंग इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। कह रहा है कि जब किसी गैस या वेपर को कन्वर्ट कर दे किसमें? लिक्विड में, कूल करने पे, उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। अगला है फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में टेम्परेचर को लो करने पर यानी उसको कूल करने पर, उससे हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। अगला है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बिकम सॉलिड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। कह रहा है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यानी कि 1 atm प्रेशर पर, उससे हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। और जो आपका वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन की बात करें तो वो होता है 273 केल्विन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सॉलिड को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो लोग गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। इसका उल्टा क्या कह सकते हैं? गैस को जब हम लोग कूल करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को फर्दर कूल करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन? द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू गैसेज स्टेट विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैस में बजाय लिक्विड के कन्वर्ट होने में, उसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सिंपली सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड से गैसेज स्टेट में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाना, इसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस को वो शो करते हैं। कौन कौन से आपके सब्सटेंस हैं? वो है आपके अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल एंड एंथ्रासीन। ये कुछ एग्जांपल है आपके सब्लिमेटेड सब्सटेंस के, जिसको हम लोग हीट करेंगे तो वो सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में। जैसे यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, जो पहला स्टैंड है, इस स्टैंड में हम लोगों ने लिया है आयोडीन सॉलिड।
जो आपका आयोडीन होता है ये पर्पल कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है। इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो दूसरे स्टेट में देखिए आयोडीन का वेपर बनने लगा, यानी कि डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैसेज स्टेट में। आयोडीन आपका पर्पल कलर का सॉलिड था तो उसका वेपर भी कौन से कलर का है, पर्पल कलर का। ऐसे दूसरा इमेज देख सकते हैं, इस इमेज में हम लोगों ने लिया है कैम्फर, कपूर, वही जो पूजा करते हैं तो कपूर यूज़ करते हैं ना, तो वही वाला, उसी को हम लोग इंग्लिश में कैम्फर बोलते हैं। तो कैम्फर को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट आपका सॉलिड से गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये सब कुछ सब्लिमेटरी एग्जाम्पल है कुछ सब्सटेंस का जो कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिपोजिशन। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज़ कॉल्ड डिपोजिशन। कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस गैसेज स्टेट से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए सॉलिड स्टेट में, उसे हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये सब बातें थी पूरे स्टेट्स को जब चेंज होता है तो क्या, किस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड। मतलब कि सॉलिड, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, अगर उसका टेम्परेचर हम चेंज करेंगे यानी उसको हीट करेंगे तो उस पर क्या असर होगा, उस पर क्या हीट का इफेक्ट पड़ेगा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट्स पार्टिकल गेट मोर काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड विच मेक द सॉलिड एक्सपेंड। क्या होता है कि जब किसी सॉलिड को हीट करते हैं ना तो उसके पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिलती है। असल में क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल अपने जगह पे रह के वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे हीट करते हैं तो वो वाइब्रेशन बढ़ता है, वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल जो पास पास होते हैं वो थोड़े से दूर दूर पे हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। एट द मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल वाइब्रेट सो मच दैट दे ब्रेक अवे फ्रॉम देयर पोजिशन एंड टर्न इनटू लिक्विड। ये दोनों पॉइंट क्या कहना चाहता है समझिए। कह रहे हैं कि जब हम सॉलिड को एनर्जी फर्दर देते रहें, मतलब कि सॉलिड को हम लगातार हीट कर रहे हैं तो क्या होता है, जो एनर्जी हम दे रहे हैं, जो हीट हम दे रहे हैं, वो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम करता है, यानी कि उसको क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को धीरे धीरे कम करता है। जब किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आता है तो इस मेल्टिंग पॉइंट पे जो पार्टिकल होता है उसका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। इस इमेज में देख सकते हैं जो आपके ब्लू कलर के बॉल है वो सॉलिड के पार्टिकल्स की रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर मैनर में अरेंज हुए होते हैं ना। तो जब इस सॉलिड के को हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से उसके सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं ना। तो देखें यहाँ पे दिख रहा है कि सॉलिड के पार्टिकल कितने तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, ये जो ग्रे कलर के बॉल बने हैं ना। तो देखिए सॉलिड में जो आपके पार्टिकल का स्पेस था वो कम था, लेकिन जैसे उसको हीट किया स्पेस धीरे धीरे पार्टिकल का क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ने लगा। और जब उसको और हीट देते हैं, जब उसका सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट आता है तो पार्टिकल अपने जगह से क्या होते हैं, हट जाते हैं ना। उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड से किस में, लिक्विड में। यहाँ जो लास्ट में जो इमेज दिया गया है ब्लू बॉल्स वाला, वो दिखा रहा है कि सॉलिड आपका किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। क्या कह रहा है कि जब कोई सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम होता है। यहाँ जैसे कि मान लीजिए इस बीकर में हम लोगों ने लिया आइस ना, आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या किए, इस आइस को हम लोगों ने हीट करना शुरू किया। हीट करते करते क्या हो गया, जो आपका आइस था सॉलिड स्टेट में वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस से लिक्विड स्टेट में, यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो जो आइस को जो हम लोगों ने हीट किया और ये कन्वर्ट हो गया वाटर में, जब इन दोनों में हम लोगों ने थर्मामीटर उसको डाल के देखा तो दोनों का टेम्परेचर सेम था। मतलब आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था और वाटर का भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो हमने देखा कि सॉलिड आपका मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया। तो हमेशा याद रखिए, जब भी सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ कन्वर्ट होता है तो उसके दौरान टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। यहाँ पे देख लीजिए
एक छोटा सा इसमें मैंने इमेज ऐड किया है जिसमें आइस मेल्ट हो रहा है इसमें वाटर में, और उसका मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हो 0 है ना। तो याद करो आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 होता है और आइस का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 होता है। एक पॉइंट इसमें और लिखा है कि ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज टिल आइस हैज़ मेल्टेड, टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट राइजिंग ऑन फर्दर हीटिंग। कह रहा है कि ड्यूरिंग मेल्टिंग मतलब जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो इनके दौरान हम कितना भी हीट दे दें उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे सॉलिड से कोई लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद अगर हम फिर से उसको और हीट देंगे तब जाकर उसका टेम्परेचर चेंज होगा। मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के दौरान इनके बीच में जब तक पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसका जो है टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर वाटर में कन्वर्ट हो गया फिर उसको हम हीट दे रहे हैं उसके बाद जाकर उसके टेम्परेचर में चेंज आता है। यानी कि जब भी आपका स्टेट चेंज होता है यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। अगला पॉइंट है व्हेन वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। कह रहा है कि जब सॉलिड को हम कंटिन्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं, लगातार उसको हीट करते जा रहे हैं ना, तो जो उसका हीट होता है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ यूज़ होता है। तो उसका जो हीट होता है वो सॉलिड के पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कम करने में, उसको ओवरकम करने में यूज़ होता है। एज दिस हीट energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat। कह रहा है कि जो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई किए जा रहे हैं और टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री पर ही रुका हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि जो हीट है वो कहीं ना कहीं बीकर में जाके वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं वो छुप जा रहा है, हिडन हो जा रहा है ना। इसी को हम लोग नाम देते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, लेटेंट का मतलब होता है हिडन मतलब छिप जाना। तो क्या होता है लेटेंट हीट? लेटेंट हीट को हम लोग डिफाइन करते हैं द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। कह रहा है कि जब किसी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं और वो हीट कहाँ यूज़ होता है, इस सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में, उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या होता है लेटेंट हीट? जब किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है जो हीट देने पर, उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्या होता है ये? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। कह रहा है कि जब 1 kg सॉलिड को हमें कन्वर्ट करना हो लिक्विड में ना, तो कितना हम उसको हीट देते हैं उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट का फ्यूज़न मतलब 1 kg सॉलिड को कितना हीट दें कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस, यानी आइस का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है, यानी कि 1 kg आइस को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसको हमें हीट देना होता है 3.34 × 10⁵ जूल पर kg। मतलब इतनी उसको लेटेंट हीट चाहिए होता है कि वो 1 kg आइस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए ना। इसी पे एक क्वेश्चन बनता है कि द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। हाउ? कह रहा है कि वाटर का पार्टिकल है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री है, और आइस का पार्टिकल है और उसका भी टेम्परेचर है 0 डिग्री। लेकिन जो आपका वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन आइस की पार्टिकल की एनर्जी 0 डिग्री पर कम होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका वाटर आइस होता है वो हीट एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट होता है लिक्विड में ना। तो लिक्विड के पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, या ये कह सकते हैं लिक्विड के पार्टिकल के पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल की एनर्जी 0 डिग्री पर ज़्यादा होती है देन कंपैरिजन टू
पार्टिकल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन लिक्विड। लिक्विड का जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो लिक्विड के स्टेट पे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी लिक्विड का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं या फिर लिक्विड का टेम्परेचर हम कम करते हैं तो उसके स्टेट पर क्या चेंज आता है। इसमें लिखा है कि व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड इट्स पार्टिकल गेट मोर एनर्जी एंड मूव फास्टर। देखिए जो आपका लिक्विड होता है ना, उस लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी मूव करते रहते हैं। जब हम उस लिक्विड को हीट करते हैं तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से मूव करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एट द बॉइलिंग पॉइंट द पार्टिकल्स गेट इनफ एनर्जी टू ओवरकम फोर्सेस बिटवीन देम एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। कह रहा है कि लिक्विड के हीट करते करते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उस बॉइलिंग पॉइंट पे जो लिक्विड होगा ना उसके पार्टिकल्स का जो एनर्जी होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से जो एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका लिक्विड होता है वो वेपर स्टेट यानी कि गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपको इमेज दिया गया है, जो ब्लू बॉल्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड के पार्टिकल्स को। आप क्या करना है, इस ब्लू बॉल को आप मतलब ये जो कंटेनर दिया है इसको आप हीट करिए। तो हीट करेंगे तो देखिए जो ग्रे बॉल दिया, ग्रे वाले ना, तो वो पार्टिकल्स देखिए क्या करते हैं, वो अपने उनका जो मोशन होता है बढ़ जाता है ना। जब किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से मूव करने लगते हैं ना। अब उसी लिक्विड का अब अगर आप फर्दर हीट करते हैं तो जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है, जिसकी वजह से पार्टिकल दूर दूर भागने लगते हैं और वो अल्टीमेटली आपका लिक्विड स्टेट से गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। इसमें जो कि देखिए लास्ट वाला दिया है आपका पर्पल टाइप का जो बॉल है ना, वो आपके लिक्विड से गैसेज स्टेट में जो चेंज हो रहा है उस पार्टिकल्स के डिस्टेंस को बता रहा है ना, कि देखिए पार्टिकल कितने दूर दूर हो गए हैं। इसका मतलब जो आपका लिक्विड है वो अल्टीमेटली गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। अगला पॉइंट है कि व्हेन अ लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। कह रहा है कि जब कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है ना तो उसको हम कितना भी हीट दे दें उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है, एक बीकर लिया है, उस बीकर में हमने वाटर रख दिया है ना। अब उस वाटर एक लिक्विड होता है, उसको हम हीट कर रहे हैं ना, हीट कर रहे हैं तो जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है तो हम देखते हैं कि जो थर्मामीटर है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बता रहा है ना। मतलब जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब उस जब वाटर बॉयल होने लगता है अगर हम उसको और हीट देंगे ना तो टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। टेम्परेचर आपका पहले भी 100 डिग्री सेल्सियस था और बाद में भी था। ये कब की बात है, जब आपका लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है ना, यानी कि लिक्विड जब बॉयल होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे देख लीजिए अगर आपका लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में तो उसका देखिए बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस ना, वो 101 नहीं होता, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो लिक्विड जब अपना स्टेट चेंज करता है यानी कि जब वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, उसका टेम्परेचर उतना ही रहता है जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट पे होना चाहिए। वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है। अगला पॉइंट लिखा है इसमें कि when we continue to supply heat, these heats get used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles। कह रहा है कि अगर हम किसी लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं और हीट करते जा रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है ना, जब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा तो हीट कहाँ यूज़ हो रहा है, तो जो आप हीट दे रहे हैं वो हीट यूज़ होता है पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना उसको ओवरकम करने में, उसको ब्रेक करने में, उसको कम करने में यूज़ हो जाता है ना। इस वजह से जो आपका लिक्विड होता है उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं बढ़ता। नेक्स्ट हमें पढ़ना है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ये वर्ड कब हम इस्तेमाल कर रहे थे, जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये टर्म कब यूज़ करेंगे, जब आपका लिक्विड गैसेज स्टेट यानी कि वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो जैसे हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को डिफ़ाइन किया था, वैसे ही हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफ़ाइन करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आइए देखते हैं क्या है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point is called latent heat of vaporization। कह रहा है कि 1 kg लिक्विड को कितना हीट एनर्जी चाहिए कि वो इसमें कन्वर्ट हो जाए गैसेस स्टेट में या फिर वेपर स्टेट में। कब, जब आपका प्रेशर 1 atm हो और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। सिंपल वे में कहा जाए 1 kg लिक्विड को कितना हीट चाहिए कि वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, वही आपका होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और जो आपका वाटर होता है, वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है 22.5 × 10⁵ जूल पर केजी ना। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है कि पार्टिकल इन स्टीम और वाटर वेपर एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। कह रहा है कि आपका वाटर वेपर है और वाटर है, एक बीकर में आप ले लीजिए वाटर वेपर, दूसरे बीकर में आप ले लीजिए वाटर। वाटर वेपर का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों बीकर का टेम्परेचर क्या है, सेम है। फ़र्क क्या है, एक बीकर में आपने लिया है वेपर, दूसरे बीकर में लिया है वाटर ना। तो कह रहा है कि जो आपका वाटर वेपर होता है 100 डिग्री सेल्सियस में ना, उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है किसी कंपैरिजन में जो आपका वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस में। तो इसी का रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है ना। तो इसका रीज़न क्या है, दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कह रहा है कि जो स्टीम के पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, क्योंकि जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड से कन्वर्ट होता है वेपर में ना। तो जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है तो जो हीट देते हैं ना, वो हीट क्या करता है, जो आपका गैस होता है वो गैस उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो इस वजह से जो आपका वेपर होता है उसकी जो एनर्जी होती है वाटर के पार्टिकल से क्या होती है, ज़्यादा होती है, हालांकि दोनों का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, क्योंकि वो जो हीट होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में आपके गैसेज स्टेट में वो स्टोर हो जाता है ना। और क्या लिखा है, आल्सो ड्यू टू दिस द बर्न causes the steam as much more severe than those caused by boiling water। कह रहा है कि आपके हाथ पे अगर खौलता हुआ पानी गिर जाए ना और आपके हाथ पे क्या हो, वाटर का वेपर यानी कि पानी के भाप फेंका जाए तो क्या होगा, आप देखेंगे कि वाटर से आप थोड़े कम जलेंगे, लेकिन जो आपका भाप होता है उससे आपका हाथ ज़्यादा जल जाता है। इसी वजह से, क्योंकि जो वाटर वेपर होता है उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, यानी कि उसके पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके स्किन जो होता है ज़्यादा बर्न हो जाता है। लेकिन वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा वाटर जो होता है वो वेपर के कंपैरिजन में थोड़ा कम बर्न देता है। ये इसका रीज़न था, क्योंकि उसके पास होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड पर अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उसके स्टेट पर क्या चेंज होता है ना। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सॉलिड और लिक्विड पे का जब हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसके स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, सॉलिड और लिक्विड का अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो उसके स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ना। आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। इसमें लिखा है कि देयर इज़ नो एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ द स्टेट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। कह रहा है कि जब सॉलिड और लिक्विड पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके वॉल्यूम पर, उसके स्टेट पर कोई भी चेंज नहीं आता। देखिए, जो आपके सॉलिड और लिक्विड होते हैं इनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है तो बहुत ही कम होता है।
जिसकी वजह से अगर हम सॉलिड और लिक्विड के पर प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स में बहुत ही कम चेंज आएगा। मतलब उसके जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ही थोड़ा सा एक दूसरे के पास आएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, न सॉलिड के स्टेट में कोई चेंज आएगा, नहीं लिक्विड के स्टेट में कोई चेंज आने वाला है। यानी लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। मिला जुला के कहने का यह मतलब है, सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, नहीं उसके वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है, नहीं उसके स्टेट पे कोई इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन गैस। कह रहा है कि गैस का अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो उसके स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ना। तो देखिए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन गैस। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले पढ़कर आया है कि जो गैस होते हैं उन गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस कंटेनर में हम लोगों ने गैस लिया है और एक पार्टिकल का डिस्टेंस दूसरे पार्टिकल से क्या है, ज़्यादा है। यानी गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर पे होते हैं ना। तो क्या होता है, व्हेन अ हाई प्रेशर इज़ अप्लाइड टू अ गैस इट गेट कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम ना। कह रहे हैं कि जब इसी गैस पर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से पास पास आ जाते हैं। पास आने की वजह से क्या होता है, गैस कंप्रेस हो जाता है, यानी गैस थोड़ा सा कम हो जाता है ना। पहले पार्टिकल दूर दूर थे तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा था ना, तो हमने प्रेशर अप्लाई किया तो पार्टिकल पास आ गए। पार्टिकल पास आने की वजह से जो गैस का वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर when we lower its temperature gas gets liquefied that is converted into liquid। अब क्या करना है, जब आपने गैस पर प्रेशर अप्लाई किया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि पार्टिकल्स पास आ गए। अब इस हाई प्रेशर पर अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को घटा दें ना, तो उस टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने की वजह से जो आपका गैस होता है वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में। यानी कि increase the pressure and lowering the temperature can change the state of matter from gas to a liquid। कह रहा है कि जब किसी गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो और उसका टेम्परेचर बहुत कम हो ना, तो गैस लिक्विफाई हो जाता है, मतलब गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि गैस को हम लोग लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या आपका बेस्ट मेथड है। तो बेस्ट मेथड क्या है, टेम्परेचर को आपको कम रखना है, प्रेशर को ज़्यादा रखना है। सुनिए फिर से, प्रेशर को हाई रखना है और टेम्परेचर को लो रखना है, जिसकी वजह से जो गैस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। देखिए कैसे, गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, अगर दूर दूर पार्टिकल से इनको किसी तरीके से पास लेकर आया जाए ना, तो पार्टिकल पास आने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हाई प्रेशर पे क्या होता है, गैस पर जब हम लोग हाई प्रेशर लगाते हैं, हाई प्रेशर की वजह से पार्टिकल पास आ जाते हैं। पार्टिकल पास आने की वजह से उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जैसे ही कम हुआ तो आपका गैसियस लिक्विड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का मतलब क्या है, लिक्विफिकेशन का मतलब होता है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना। तो चाहे गैस कोई भी गैस हो सकता है, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो ना, उसको अगर हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, लिक्विड में, तो उसे बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो क्या होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। कह रहा है कि गैस को हम लोग ईजिली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कब, जब प्रेशर आपका क्या हो, हाई हो, और टेम्परेचर क्या हो, लो हो, जो अभी हमने बताया है नो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं, इज स्टोर्ड एट अंडर हाई प्रेशर वाई। कह रहा है कि जो आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, एक सवाल और बनता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको किस और नाम से जाना जाता है, ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ड्राई ऑक्साइड को हम लोग बहुत ही हाई प्रेशर में स्टोर करके रखते हैं, क्यों, ऐसा क्यों। देखिए, हम लोग जानते हैं जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, गैस होता है
क्या होता है, गैस। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, इसको हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो क्या होता है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में ना। तो यानी कि आपका CO2 गैस सॉलिड CO2 में तभी एग्जिस्ट करेगा जब प्रेशर क्या हो, बहुत ज़्यादा हो ना। अगर क्या होगा, प्रेशर को हम जैसे ही कम करते हैं तो जो आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट होना चाहेगा गैस में, क्योंकि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो तो नेचुरली गैस में एग्जिस्ट करता है ना। तो प्रेशर कम करने की वजह से आपका सॉलिड CO2 डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है CO2 गैस में। इस वजह से हम उसको हाई प्रेशर पर रखते हैं। हाई प्रेशर पर नहीं रखेंगे तो वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉलिड CO2 हमारे किसी काम का नहीं रह जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।